हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग 10th क्लास के जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग एक शहर के बारे में पढ़ रहे थे, एक सिटी के बारे में जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने देखा था, हमने पूछा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो फिर चार्ज क्या होता है, फ्लो कैसे होता है, हमने छोड़ दिया था। फ्लो वर्ड को हमने इग्नोर कर दिया था कुछ देर के लिए, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले गए थे हम लोग और देख रहे थे कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, पर कुछ कन्फ्यूजन्स उठी थी। तो हमने उन कन्फ्यूजन्स का जवाब ढूंढने का कोशिश किया था, और कन्फ्यूजन्स के आगे चल के हमने देखा था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाला चार्ज और जो रियल मीनिंग ऑफ चार्ज है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रियल मीनिंग वाला चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाला चार्ज, दोनों ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चलते बनता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के चलते और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलते बनता है। लेकिन जो रियल मीनिंग ऑफ चार्ज है, जो चार्ज का एक्चुअल मीनिंग है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन के चलते होता है। इलेक्ट्रॉन आ करके चार्ज को नेगेटिव करता है और इलेक्ट्रॉन जा करके चार्ज को पॉजिटिव करता है। तो ये सारी बातें हमने समझी थी। फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की ओर गए थे और हमने देखा था कि चार्जेस को जोड़ सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि कैसे जोड़ सकते हैं। चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड रहते हैं। फिर हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ से एक छोटा सा इक्वेशन निकल के आया था कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। E क्या है? E एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और इसका वैल्यू लिखा था हम लोगों ने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज का यूनिट है जो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। फिर यहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और Q जो था वो टोटल चार्ज जो हमें मिलने वाला था वो था। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये एक इक्वेशन मिलता था हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है। फिर हमने देखा था कि आगे चल के कि हमें चार्ज करने के लिए क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि कंडक्शन और इंडक्शन। डायरेक्ट मेथड से चार्ज करेंगे, सीधा चार्ज को लाके सटा देंगे, तो जो प्रोसेस कहलाएगा वो कहलाएगा कंडक्शन। और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करेंगे तो उसे कहेंगे इंडक्शन। तो हम कंडक्शन और इंडक्शन, यही प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये एक चार्ज है 6 कूलम्ब का और ये एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, और हम कंडक्शन के थ्रू चार्ज करना चाहते हैं। तो हमने ला करके इसे कॉन्टैक्ट में रख दिया, तो क्या होगा? अभी इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के मामले में यहाँ पर कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो याद कीजिए, इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने देखा था कि 1 कूलम्ब चार्ज के लिए ज़रूरी है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हों। 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को जाना होगा और 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को आना होगा। यहाँ तो 6 कूलम्ब है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इतने के 6 गुना इलेक्ट्रॉन्स चले गए होंगे सिस्टम से, पर ये तो ज़ीरो है, इससे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गए, जितने थे उतने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के मामले में ये अमीर नहीं है, ये ज़्यादा अमीर है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे। कब तक फ्लो करेंगे? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये लास्ट में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा, ये भी 3 कूलम्ब का हो जाएगा और ये भी 3 कूलम्ब का हो जाएगा। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कितना चार्ज हो गया, हमें तो बस चार्ज करना था और हमने यहाँ पे कंडक्शन का इस्तेमाल किया, तो 6 कूलम्ब बढ़ के 3 कूलम्ब हो गया और वो बॉडी जो अनचार्ज था पहले वो चार्ज हो गया। पर अगर हम इसे इंडक्शन के थ्रू चार्ज करते तो 6 कूलम्ब का यहाँ बॉडी है, तो यहाँ पे हम लाते, ये दोनों आप बराबर साइज़ का माने, क्योंकि साइज़ अगर हम चेंज करेंगे तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो ये 6 कूलम्ब है और जैसे हम इसे नज़दीक लाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों बना? क्योंकि सारे प्रोटॉन्स उधर चले गए? नहीं, उधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, उधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और इसीलिए वहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और प्रोटॉन्स उधर चले गए, नहीं,
इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स की उधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और जाहिर सी बात है उधर पॉजिटिव चार्ज बन गया। फिर हमने इसे धरती माँ से कनेक्ट कर दिया और धरती माँ से जब हमने कनेक्ट किया तो देखा कि धरती माँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दे देंगे, क्योंकि देखेंगे कि बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे भी धरती माँ से कांटेक्ट हटाने पे यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस हो गए और इस तरह से ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है इंडक्शन का और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है कंडक्शन का। हमने देखा था ये दोनों प्रोसेस पिछले क्लास में भी, पर हमने इसके डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि आप सोच के देखें, आप सोचें इसके बारे में, तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मिले होंगे। सबसे पहला तो डेफिनेशन वाला ही पॉइंट है कि ये दोनों, ये डायरेक्ट मेथड है और ये इनडायरेक्ट मेथड है। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश करता है कि कब हमें कंडक्शन करना है कब हमें इंडक्शन करना है, वो ये है कि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था, आपने अनचार्ज बॉडी को चार्ज करा कंडक्शन का यूज़ करके, तो ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव ही चार्ज हुआ। अगर यहाँ -6 होता तो ये भी -3 ये भी -3 हो जाता। ये अलग बात है कि तब ये अमीर हो जाता और वो गरीब हो जाता, फिर फ्लो उधर से B से A बनता। लेकिन ये नेगेटिव था तो वो भी नेगेटिवली ही चार्ज होता। लेकिन यहाँ देखिए पॉजिटिव से आपने नेगेटिवली चार्ज करा, नेगेटिव से आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर सकते थे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कंडक्शन से अगर मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है और दूसरा बॉडी जिसके द्वारा मैं चार्ज करने वाला हूँ पॉजिटिवली चार्ज और मुझे पॉजिटिवली चार्ज ही करना है, तो मैं कंडक्शन का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मेरे पास जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, अनचार्ज बॉडी को मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है, तो कंडक्शन से काम नहीं होगा, कंडक्शन से बात नहीं बनेगी। फिर आपको जाना होगा इंडक्शन के पास, क्योंकि इंडक्शन ऐसा कर सकता है कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज कर सकता है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिवली चार्ज कर सकता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है कंडक्शन और इंडक्शन में, और इन्हें दिखाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो चार्जस पे हम लोग कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने देखा, हमने चार्जिंग मेथड्स देखा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज क्या होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो होता ही है चार्ज, पर हम जिस चार्ज की बात करेंगे, हम जिस चार्ज का पढ़ाई करेंगे वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाला चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से डेवलप होगा। और इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बातें हम याद रखेंगे और हमेशा यूज़ करेंगे। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो अब हम जो सेगमेंट पढ़ने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ जैसे हमने ग्रेविटेशन में देखा था कि दो मासेस के बीच फोर्स कैसे लगते हैं, उसी तरह दो चार्जेस के बीच भी तो फोर्स लगते हैं। तो दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसे लगते हैं ये हम जानेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना होगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे जो चार्जेस को लेके बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस समय जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय बस एक ही फोर्स की जानकारी थी लोगों को, F = G m1m2/r²। F = G m1m2/r², बस इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी थी और लोगों को ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड में बस एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया में और कोई फोर्स नहीं है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल को, इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो पता चलेगा कि ये जो G है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पर ये कांस्टेंट तो है पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, 9th में पढ़ रखे हैं। फिर m1 मास है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी G भी हमेशा पॉजिटिव, m1 भी पॉजिटिव और m2 भी पॉजिटिव। नीचे जो r है अगर हम वेक्टर के रूप में देखें, डायरेक्शन के रूप में देखें, तो हम यहाँ से वहाँ गए तो 5 मीटर, तो उधर से इधर आए तो -5 मीटर, यानी कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो प्लस लें अगर, तो उधर से इधर आने में माइनस लेंगे। मतलब ये r प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ r थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो यहाँ r² यूज़ कर रहे हैं। r प्लस माइनस दोनों हो सकता है, पर r² तो हमेशा प्लस होगा। मतलब कि ये पूरा इक्वेशन
ये पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो देखा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, अट्रैक्टिव कि ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये कभी भी रिपेल नहीं कर सकता। तो लोगों को लगा कि चलो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा एक फोर्स है और वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, वो कभी भी रिपेल नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कूलम्ब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लिया, वो जहाँ पे फोर्स को पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। तो देखे कि वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कौन सी बड़ी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लिया और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उन्होंने इसका इंट्रैक्शन देखा तो देखा कि अरे ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है सब में और अट्रैक्ट तो करता ही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव लिया तो दोनों रिपेल करने लगे। उनका माथा ठनका कि भाई ये क्या हो गया, रिपेल कैसे कर रहा है, ये रिपेल तो करना नहीं चाहिए। तो अगर ये रिपेल कर रहा है, एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है कि रिपेल कर रहा है, और साइंस में यही होता है, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि रिपेल कर रहा है, तो दो ही कंक्लूजन हो सकते हैं, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल करता है, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल भी करता है, नहीं तो किसी दूसरे नए फोर्स की खोज हो गई है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए और जो फोर्स लग रहा है उसको निकाल करके देखा तो 10 का पावर 20 से लेकर के 40 के बीच का डिफरेंस उन्हें मिला। अलग अलग मासेस पे उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि 10 का पावर 20 से 10 का पावर 40 के बीच का डिफरेंस मिल रहा है। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स का खोज हो गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने दिमाग से काम लिया, उसका नाम दिया कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि उनका नाम कूलम्ब था तो उन्होंने उस फोर्स का नाम दिया, जैसे इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह उन्होंने उसका नाम दिया कूलम्बिक फोर्स। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि ये चार्जेस रेस्ट पे होते हैं या चल भी रहे होते हैं तो उनकी दूरी को फिक्स करके देखा जाता है। तो उन साइंटिस्ट ने थोड़ा सा नाम में परिवर्तन किया और बोला कि इस फोर्स का नाम बोलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बातें दोबारा आ रही हैं हमारे जीवन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, तो चार्जेस रेस्ट पे रहने पे जो फोर्सेस लगेंगे उनका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और उन्होंने नाम रखा था कूलम्बिक फोर्स। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स है, हमने कंपेयर भी किया था पिछले क्लास में कि ये कैसे कितना बड़ा है और कैसे बड़ा है ये ग्रेविटेशन से। पहली बात कि इसका कांस्टेंट ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो कूलम्ब जान गए कि एक नए फोर्स का खोज हुआ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बिल्कुल अलग है और ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, ये रिपेल भी कर सकता है। तो ये फोर्स को हम पढ़ें कैसे, इस फोर्स की हम बात करें कैसे, इस फोर्स को कैलकुलेट हम करें कैसे। तो इसके लिए उन्होंने लॉ दिया जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के द्वारा दिया गया नियम। तो क्या है वो लॉ? लॉ ये कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, बहुत डिटेल में इस लॉ को देखेंगे, आने वाले कुछ दिनों तक हम ये लॉ पढ़ते रहेंगे, इस पे क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो बहुत डिटेल में देखेंगे और आप ध्यान से इस चीज़ को देखें। F वो फोर्स है जो दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच लग रहा है। तो दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर मैं इसे पूरा स्कूल के भाषा में लिखूं या किताबों की भाषा में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये इक्वेशन 1 वी नो दैट, और F प्रोपोर्शनल 1/r², ये दूसरा इक्वेशन, कंबाइनिंग 1 and 2 F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर देते हैं, तो हो गया F = K Q1 Q2/r²। F = K Q1 Q2/r²। यहाँ जो K का वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ जो K का वैल्यू है वो है
9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर, आर डिस्टेंस मीटर में नापेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय चार्ज का यूनिट कूलम्ब है बाय कूलम्ब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट आया के का जो यूनिट आया, जो कांस्टेंट का यूनिट आया वो आया 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। आप एक एग्ज़ाम देने गए, उस एग्ज़ाम में आप बैठे, हमने ये पढ़ रखा था, आपने ये वीडियो देख रखा था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के। आपने सोचा कि ये तो मैंने देख रखा है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। आपने ऑप्शंस देखे, ए नंबर देखा, बी नंबर देखा, सी नंबर देखा, डी नंबर देखा, लेकिन चारों में ये ऑप्शन था ही नहीं, ये ऑप्शन था ही नहीं चारों ऑप्शन में, और नन ऑफ दीज भी नहीं था। तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि न्यूटन जो है, न्यूटन जो यूनिट है ये खुद कहीं से आया हुआ है, कूलम्ब जो यूनिट है ये खुद कहीं से आया हुआ है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि न्यूटन को लिख सकते हैं, न्यूटन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का, तो मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हो जाएगा क्या, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब। कूलम्ब अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, आपको ये बात अभी मान लेनी चाहिए कि इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग जस्ट थोड़ी देर में। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई यहाँ करंट होगा एम्पियर और ये टाइम है सेकेंड। मैं अभी चल रहा हूँ तो बताते चल रहा हूँ, लेकिन ये बातें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें क्योंकि बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने सिर्फ शुरू करा है, हमने चीज़ों को ख़त्म नहीं करा है। जब तक ये ख़त्म होगा आपको आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से फिट हो चुका होगा। तो I का एम्पियर और टाइम का सेकंड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चार्ज का कूलम्ब मिल जाएगा, यानी कूलम्ब को हम एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो लिख देते हैं। तो नीचे आएगा कूलम्ब स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब बाई एम्पियर स्क्वायर सेकेंड का पावर 4। तो आप जब एग्जाम में बैठे थे, आपसे जब के का यूनिट पूछा गया था, आपने जब ऑप्शन देखा तो आपको भले ही ये ना मिला हो पर आपको ये ज़रूर मिलेगा, और ये मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि इसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ किया है। आपने पढ़ा होगा कभी 9 में या कभी भी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे उनका इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है और ये काम चलाने वाला है। पर ज़्यादातर जगह यही लिखा रहता है और ये भी कभी कभी मिल सकता है, तो हम ये दोनों देख लिए और ये दोनों हमारे काम आने वाली हैं। तो ये है कूलम्ब्स लॉ का ये, और यहाँ के बराबर कर सकते हैं के, और भी बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं जो कि हम धीरे धीरे देखेंगे। तो हमने कूलम्ब्स लॉ देखा कि सीधा सा है कूलम्ब्स लॉ, सीधा सा पार्ट, इफ़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसे हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये k का वैल्यू हमने देखा 9 इंटू 10 का पावर 9 और इसका यूनिट भी हमने देखा, ठीक है। मतलब क्या है लेकिन इस लॉ का, इस लॉ को हम कैसे समझें, क्या समझें इस लॉ से? तो इस लॉ से हमें ये समझना होगा कि अगर हम, जैसे हम ग्रेविटेशनल लॉ को समझते थे, बिल्कुल वैसे ही समझना होगा कि अगर हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, बड़ी लॉजिकल बातें, बड़ी सिंपल बातें होती हैं ये, कि अगर हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे, अगर हम चार्जेस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो फोर्स उनके बीच लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 कूलम ले रखा है और मैंने यहाँ 4 कूलम ले रखा है, मैं इस 2 को 4 कर दूं और इस 4 को 8 कर दूं, तो इस चार्ज को मैंने दुगना कर दिया, इस चार्ज को भी मैंने दुगना कर दिया, तो जो फोर्स है इनके बीच जो लग रहा था वो 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? 2 गुना इनके चलते बढ़ जाएगा, 2 गुना इनके चलते बढ़ जाएगा। पर सोचिए मैं अगर इस चार्ज को नहीं बढ़ाता और सिर्फ इसको दुगना करता तो फोर्स क्या होता? इस बार 2 गुना बढ़ता, इस बार 4 गुना नहीं बढ़ता, इस बार 2 गुना ही बढ़ता, क्योंकि मैंने एक चार्ज के ऊपर
काम करा, एक चार्ज को बढ़ाया। तो जो फोर्सेस हैं वो चार्जेस के वैल्यू पे, फोर्सेस कौन है, फोर्सेस वो हैं जो चार्जेस के बीच लग रहे हैं, ठीक है। और जो चार्जेस के वैल्यू हैं उनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं वो फोर्सेस जो चार्जेस के बीच लग रहे हैं। साथ ही साथ आर के बीच, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैंने 2 मीटर के दूरी पे दो चार्जेस को रखा और फिर मैंने दूरी बढ़ा के उसका 4 मीटर कर दिया, तो पहले जो भी फोर्स लग रहा था उसके मुकाबले अब फोर्स, जाहिर सी बात है घटना चाहिए, क्योंकि दूरी अगर आप बढ़ाइएगा तो इंटरेक्शन घटेगा। तो पहले जो फोर्स लग रहा था, अगर मैंने दूरी को दुगना कर दिया तो अब जो फोर्सेस लगेंगे वो 4 गुना कम लगेंगे। दूरी को दुगना करने से दुगना कम नहीं लगेंगे, ये आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब दूरी को दुगना करेंगे तो फोर्सेस 4 गुना घट जाएंगे, दूरी को अगर कम करेंगे दुगना तो फोर्सेस 4 गुना बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो यही मतलब है F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का, कि Q1 और Q2 पे हमारा फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है और जो R है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, उस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है उसके स्क्वायर पे। कुछ डाउट्स उभर के आ सकते हैं यहाँ पे कि जो दूरी है हमें कैसे लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो हम दूरी कौन सा लें? हम क्या ये वाला दूरी लें? क्या हम ऐसे आकर के ऐसे जा कर के दूरी लें? नहीं, आपको डायरेक्ट उनके सेंटर का बीच का दूरी लेना है। वो इसीलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर्स के अलॉन्ग लग रहा होता है, ठीक है। ये इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा होगा और ये इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा होगा। तो आप सोचेंगे कि ठीक है, ये तो सर्किल है तो आप सर्कुलर बनाए हैं या स्फेरिकल बनाए हैं तो सेंटर होगा, लेकिन स्क्वायर में तो हर बॉडी का एक सेंटर होता है, हर तरह की चीज़ों का एक सेंटर होता है, कहीं ना कहीं उसका सेंटर एग्जिस्ट करता है और हम यहाँ पे उसी सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर के अलॉन्ग लगने वाला फोर्स है। F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसमें जो फोर्स है, जो कुलम्बिक फोर्स है, वो सेंटर के बीच लगने वाला फोर्स है, ठीक है। हमें इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए सीधी सीधी बातों से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमें बोला गया कि एक 2 कूलम्ब का चार्ज है और एक 5 कूलम्ब का चार्ज है और इनके बीच का जो दूरी है वो रखा गया मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और बोला गया कि आप इनके बीच लगने वाले फोर्स को निकालिए। बहुत सीधा सवाल, सीधा हम वहाँ वैल्यू रख सकते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे F इजिकल टू के 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 2, Q2 5, कुलम भी लिख देते हैं, बाई, यहाँ आप चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं अगर आप सीधा नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं। और आप ये सब कैलकुलेशन हमेशा मन में किया करें, ज़्यादातर कोशिश करें कि आप लिखने का समय बचा लें, ठीक है। तो ये हमने इसका यूनिट कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें यूनिट याद रखने की ज़रूरत है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कुलम्ब स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलम्ब स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ लिखा चार्ज, तो 2 कूलम्ब इंटू 5 कूलम्ब और नीचे जो होगा 10 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 10/100 इंटू 10/100। अब ये 100 से हमने डिवाइड क्यों करा? जाहिर सी बात है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ जा रहे हैं, ये कुलम्ब स्क्वायर को काट देंगे और बचेगा न्यूटन। तो ये सब ये 10 ये 10 ये एक 100 ले डूबेगा, तो ये हो जाएगा लगभग, ये एक और 10 मिलेगा यहाँ से, तो 10 फिर 2 10 और पहले, तो 9 इंटू 9 10 यहाँ है, एक यहाँ से मिला 10 हुआ और एक ऊपर से गया 2, तो कितना हो गया 12। 9 इंटू 10 का पावर 12 न्यूटन। आप सोचिए, ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए नहीं कराया कि आपको कुलम्ब्स लॉ में वैल्यू पुट करना सिखा सकूं, ये न्यूमेरिकल इसलिए कराया कि आपको एक इमेजिनेशन दे सकूं कि कितना बड़ा फोर्स होता है। हमने चार्जेस क्या लिया है, 2 कूलम्ब 5 कूलम्ब, 2 कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता अगर वैल्यू के रेस्पेक्ट में देखें, और 5 कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता है।
और हमने उसे 10 सेंटीमीटर दूर रखा, लगभग इतना दूर, और जो फोर्स आया वो आया 9 × 10⁻12 न्यूटन। मतलब मैं 2 कूलम और 5 कूलम को ऐसे 10 सेंटीमीटर अगर रखना भी चाहूँ तो इतना ज़्यादा ये फोर्स होगा, ये फोर्स इतना हाई वैल्यू का होगा, इतना हाई मैग्नीट्यूड का होगा कि अगर मैं इसे रखना चाहूँ तो शायद ऐसा रख पाना नामुमकिन हो जाए, शायद ऐसे इसे पकड़ के रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो ये जो फोर्सेस लग रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो चार्जेस के बीच फोर्सेस लग रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो इतने ज़्यादा वैल्यू के होते हैं कि उनको चार्जेस को, बड़े बड़े चार्जेस को, और ये बड़ा ही चार्ज है, बड़े बड़े चार्जेस को आसानी से होल्ड कर पाना इतना आसान नहीं होता है। बड़े बड़े चार्जेस को होल्ड करने के लिए हमें उससे भी ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, जाहिर सी बात है, कम से कम उतना तो लगाना ही होगा। तो ये कोई छोटा मोटा फोर्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। हम जब F = G m1 m2/r² पढ़ते थे तो एक छोटा मोटा फोर्स पढ़ रहे होते थे। वो तब काम करता था जब बहुत ज़्यादा मास हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट हो, तब वो काम करता था। धरती और चांद के बीच लगेगा, सूरज और धरती के बीच लगेगा, बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार्स के बीच लगेंगे, तो उस तरह से वो फोर्सेस काम करती थी। पर यहाँ 1-1, 2-2 कूलम के ऑब्जेक्ट्स में भी ये फोर्सेस काम करेंगी, ठीक है, और ये बहुत बड़े फोर्सेस होते हैं, ऐसा हमें अंदाज़ा लगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने जो पुरानी बातें पढ़ी हैं और जो अभी हमने पढ़ा है उनको हम लोग मिलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 10 कूलम का मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, और मान लीजिए कि हमारे पास एक 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। एक 10 कूलम का चार्ज है और एक 2 कूलम का चार्ज है, और हमने इनके बीच का जो दूरी रखा वो रखा लगभग 10 मीटर। 10 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, और हमने जो इनके बीच का दूरी रखा वो रखा लगभग 10 मीटर, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने क्या करा कि इनके बीच का फोर्स निकाला। वो तो हम ऐसे भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, पर हमें उस फोर्स से कोई मतलब नहीं है। हमने इनके बीच का फोर्स निकाला और माना कि F लग रहा है। हम वो फोर्स डायरेक्ट F का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर हमने बोला कि चलो F लग रहा है। फिर हमने इसी के जैसे एक अनचार्ज बॉडी से इसको एक बार टच कराया, कॉन्टैक्ट कराया। एक अनचार्ज बॉडी से हमने इसे टच कराया और एक दूसरे अनचार्ज बॉडी से हमने इसे टच कराया, ठीक है। एक अनचार्ज बॉडी से हमने इसे टच कराया और एक दूसरे अनचार्ज बॉडी से हमने इसे भी टच कराया, और ये जो इनका 10 मीटर का दूरी था इसको 20 मीटर कर दिया। 10 कूलम, 2 कूलम 10 मीटर की दूरी पे रखे हुए थे, उनके भी जो फोर्सेस लग रहे थे उसे हमने F मान लिया। अब हमने एक अनचार्ज बॉडी लिया, इससे टच करा लिया और उसे अलग कर लिया। दूसरा अनचार्ज बॉडी लिया, इससे टच कराया और उसे अलग कर लिया, और ये जो 10 मीटर की दूरी पे रखे हुए थे उसे 20 मीटर कर दिया। तो अब ये पूछा जा रहा है कि F के टर्म्स में बताइए कि अब फोर्स कितना लगेगा। F के टर्म्स में हमें बताना है, F के टर्म्स में हमें बात करनी है कि अब जो फोर्सेस लगेंगे वो कितना लगेगा, कितना फोर्स होगा। तो चलिए इसे देखते हैं, बनाते हैं, आप भी ट्राई करें। और तो जैसे ही हम इसे टच कराएंगे, कॉन्टैक्ट में लाएंगे, तो हम देखेंगे कि 10 कूलम जो है वो आधा हो जाएगा 5 कूलम। तो सोचिए जैसे ही हम चार्ज को आधा करेंगे, क्योंकि चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा फोर्स, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या इसे ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं F × 1/2 हो जाएगा इस कॉन्टैक्ट से। फिर हमने यहाँ भी कराया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी फोर्स चार्जेस आधा हो जाएंगे। ऐसा हम देख चुके हैं पहले ही, एडिशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब प्रॉपर्टीज हमने देख रखी हैं। तो × 1/2, और जैसे ही दूरी को हमने दुगना किया, दूरी को अगर हमने दुगना किया तो अब सोचिए क्या होगा। फोर्स तो एक तो घटेगा, लेकिन स्क्वायर पे डिपेंड करता है वो भी इन्वर्सली। तो दूरी को हमने जब दुगना किया तो जो फोर्सेस होंगे वो 4 गुना घट जाएंगे, तो × 1/4। तो देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा F/16। यानी पहले जो फोर्स लग रहे थे और उसके बाद में जो फोर्स लग रहा था उसके बीच 16 गुना का अंतर होगा। यानी पहले वाला फोर्स 16 गुना स्ट्रॉन्गर होगा और अब का फोर्स 16 गुना वीक होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस, फाइंड दिस, फाइंड दैट। दुनिया भर के तरीके हैं पूछने के, ठीक है। तो हम उसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो ये है, ठीक है।
अगर इसमें और भी क्वेश्चंस की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक 4 कूलम्ब का चार्ज है और मान लीजिए कि हमारे पास एक 20 कूलम्ब का चार्ज है। इसके बीच का दूरी हमने रख रखा है 2 मीटर। मान लीजिए 4 कूलम्ब का चार्ज है, 20 कूलम्ब का चार्ज है, इसके बीच का दूरी हमने रख रखा है 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम एक अनचार्ज बॉडी लाएंगे और इसमें टच करा देंगे। हम एक दूसरा अनचार्ज बॉडी लाएंगे, इसमें टच करा देंगे। फिर इस 2 मीटर को हम 1 मीटर कर देंगे। इस 2 मीटर को हम 1 मीटर कर देंगे, ठीक है। और अब हम जानना चाहेंगे अगर पहले फोर्स F लग रहा था तो अब कितना लगेगा, ये हमें बताना है। तो फिर से वही बात, आधा आधा और इस बार इंटू 4, क्योंकि इंटू 1/4 नहीं करना होगा। आप ऐसा इमेजिन भी कर पा रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, एक ही टाइप के 2 सवाल हैं। तो इंटू 1/4 ना करके इस बार हम इंटू 4 करेंगे, तो ये 4 और ये 4 कट जाएंगे और बच जाएगा F, यानी फोर्सेस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन में फोर्सेस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और उसके ऊपर क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं आपके पहचान के लिए। आप भी जब कोई चीज़ पढ़ें तो क्वेश्चंस उसका बनाएं और क्वेश्चन बना के ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन बनाने से हम लोग का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है। और क्वेश्चंस करना, थ्योरी पढ़ना तो है ही, थ्योरी समझना तो है ही, जिसके लिए क्लास देखना काफ़ी है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का आप कोशिश करें। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि यहाँ पे एक 4 कूलम्ब का चार्ज है और इसके लगभग कुछ दूरी पे, ठीक है, मैंने रख दिया एक 25 कूलम्ब का चार्ज। ये दूरी मान लीजिए कि 7 मीटर है, 7 मीटर। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा चार्ज रखूं, देखिए यार इन दोनों चार्जेस को पकड़ के रखा गया है, बहुत ताकत लग रही होगी लेकिन पकड़ के रखा गया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा चार्ज इनके बीच में रख दूं जिससे जो मैं जब वहां पे रखूं तो इन दोनों के चलते जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो जाए। मतलब मैं वो चार्ज, इन दोनों को तो मैंने पकड़ रखा है, किसी से बोल रखा है कि भाई तुम पकड़ लो, या फिर बहुत बड़े चीज़ों से दबा रखा है, वो मैंने कैसे भी मेंटेन कर रखा है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो तीसरा चार्ज है ना, मान लीजिए 10 कूलम्ब का, ऐसे इस चार्ज का वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए 10 कूलम्ब का एक चार्ज मैं कहीं रखना चाहता हूं इस लाइन पे, उधर भी कहीं इधर भी कहीं, इसी लाइन पे, लेकिन कि वो जहां रखूं वहीं रखा रह जाए। मैं इस 10 कूलम्ब के चार्ज को इनके लाइन के बीच में कहीं पे रखना चाहता हूं कि मैं वहां पे रखूं तो वो वहीं पे रखा रह जाए, वो इधर उधर ना हिले। तो इसके लिए देखते हैं क्या करना होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो हमें इसे 3 भागों में बांटना होगा, क्योंकि उधर भी रीजन्स है। वो रीजन हम A मान लेते हैं, इस रीजन को हम B मान लेते हैं और इस रीजन को हम C मान लेते हैं। तो पहले हम लोग C से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो C में हम आए, C में हमने 10 कूलम्ब चार्ज को रखा और हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि क्या यहाँ पे वो चार्ज टिका रह पाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये जो 25 है ये इसे रिपेल करेगा और ये जो 4 है ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेगा। दोनों उसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं, कोई चांस नहीं है कि वो बैलेंस रह जाए, वो स्टेबल रह जाए। अब कई लोगों को क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं C रीजन में रखूँ तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 10 कूलम्ब का चार्ज बैलेंस रह जाए, ठीक है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, A रीजन में चलते हैं। A रीजन में जब हम आएंगे तो ये 4 कूलम्ब वाला उधर रिपेल करेगा, ये 25 वाला भी रिपेल करेगा, फिर से वही बात हो जाएगी और वो 10 कूलम्ब बैलेंस नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर मैं B रीजन में आऊँ, B रीजन में आऊँ तो अगर मैं चार्ज को बीचों बीच में नहीं रख रहा, कहीं भी रख रहा, तो ये 4 इधर रिपेल करेगा, ये 25 उधर रिपेल करेगा। एक पॉसिबिलिटी बनती है, अगर हम दोनों रिपल्शंस को बराबर कर दें तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये 10 कूलम्ब का चार्ज यहाँ पे कहीं बैलेंस रह जाएगा। तो A, B और C अगर हम 3 रीजन से बांटें तो इस चार्ज के स्टेबल रहने की पॉसिबिलिटी,
इस चार्ज के इक्विलिब्रियम में रहने की पॉसिबिलिटी, इक्विलिब्रियम मतलब तराजू, सिंपल बैलेंस रह जाना, इक्विलिब्रियम तराजू इक्विलिब्रियम में होता है, तो सिंपल बैलेंस रह जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बी रीजन में ज़्यादा है, सी में कम है और ए में बहुत कम है। ए में भी कम है, सी में भी कम है और बी में है, बी में पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या मैं बी में बीचों बीच रखूं तो ऐसा हो पाएगा? तो देखिए, अगर मैं बीचों बीच रखूं तो 4 कूलम वाला उधर रिपेल करेगा, 25 कूलम वाला उधर, 25 वाला तो ज़्यादा रिपेल कर देगा ना। तो बी में भी रख के अगर हम बीचों बीच में रखें तो 10 कूलम कभी स्टेबल या इक्विलिब्रियम में रहने वाला नहीं है। कहाँ रखना होगा? तो चलिए हम फिर से इस बीचों बीच को 2 भाग में बांट देते हैं, पी और क्यू। बी रीजन को भी 2 भागों में हमने बांट दिया, पी और क्यू। और हम देखते हैं कि पी में रखें कि क्यू में रखें, क्योंकि बीच में रखने पे हमारा काम हुआ नहीं। तो हम देख रहे हैं कि बीच से उधर जाए कि इधर जाए, फिर हमारे पास 2 रास्ते हो गए, तो हमने 2 रीजन में बांट दिया। अब मान लीजिए कि हम क्यू रीजन में आते हैं, ठीक है। कई लोग समझ गए होंगे अच्छा आंसर इसका मतलब पी है, क्योंकि गलत आंसर पहले लिया जा रहा है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्यू में अगर हम आते हैं तो 10 कूलम अगर हम रखेंगे तो ये 25 वाला उधर रिपेल करेगा, पर 25 वाले से नजदीक रखा है, बड़े चार्ज के नजदीक रखा है, तो बड़ा वाला ज्यादा रिपेल करेगा। और वो 4 कूलम भी इसको इधर रिपेल करेगा, पर 4 कूलम से हमने दूर रखा। एक तो बेचारा चार्ज छोटा है, एक तो वो छोटा चार्ज है, नन्हा मुन्ना मासूम सा चार्ज है, और उससे हमने दूर भी कर दिया, तो उसकी जो फोर्स लगाने की क्षमता वो तो हमने घटा दी ना। तो हमने रिपल्शन उस साइड वाला बढ़ा दिया इस क्यू रीजन में रख के, और 4 कूलम के चलते जो रिपल्शन है उसको घटा दिया। तो क्या कभी फोर्सेस बैलेंस हो पाएंगी? नहीं, हमने यहाँ के बैलेंस को और बिगाड़ दिया। इस मिड पॉइंट पे जो बैलेंस था हमने उसको भी बिगाड़ दिया। तो बैलेंस सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उधर जाना होगा। तो अगर कहीं इस रीजन में हम रखेंगे तो ये 4 कूलम नजदीक है, रिपेल करेगा। 25 भारी भरकम चार्ज हमने थोड़ा दूर कर दिया तो वो उधर रिपेल करेगा। और ये दोनों के बीच हो सकता है कभी ऐसा हो, हम एक ऐसा दूरी ले लें कि हो सकता है कभी ऐसा हो कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएं और आराम से हमारा काम हो जाए और वो स्टेबल रह जाए, इक्विलिब्रियम में रह जाए। तो ये बातें हुई, इतनी बातें हमें समझनी पड़ी, तब जाके हमें पता चला कि अच्छा इसे कहाँ रखना है। इसे बी रीजन में मिड पॉइंट के इस साइड रखना है, यानी 4 कूलम के नज़दीक रखना है, 25 कूलम से दूर रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 कूलम से दूरी को मान लिया x। जब हम नहीं जानते हैं तो मानते हैं, तो x मान लिया, और ये जो दूरी हो गई ये हो गया 7 - x। ठीक है, ये यहाँ से दूरी है, ये इस रीजन से, मान लीजिए कि ये जहाँ पे हमने रखा है उस रीजन को हम लोग नाम दे देते हैं, जिस पॉइंट पे हमने बैलेंस किया उस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। तो O से जो 4 कूलम की दूरी है उसे हमने x माना है, और इधर की दूरी को हमने 7 - x मान लिया है। सिंपल मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे ये 10 कूलम का चार्ज है, हमने रख दिया। तो देखिए हम निकालते हैं, इसके चलते उधर का फोर्स और इसके चलते उधर का फोर्स बराबर करना है हमें, तभी ऐसा हो पाएगा। तो हम ये फोर्स पहले निकालते हैं। 4 कूलम के चलते 10 कूलम पे x मीटर दूरी पे जो फोर्स लग रहा है पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाएगा k का वैल्यू भी रख सकते थे, पर जानते हैं कि दोनों तरफ रहेगा तो उड़ना है, तो ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं है। इंटू 4 इंटू मैं यूनिट भी नहीं लिख रहा, आप चाहे तो यूनिट लिख करके इसे ट्राई कर सकते हैं, इंटू 10 कूलम बाई x का स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स हुआ? ये वो फोर्स हुआ जो 4 कूलम 10 कूलम वाले पे लगा रहा है ओ पॉइंट पे, फिर 25 वाला भी 10 कूलम पे लगा रहा है, तो लिखेंगे k इंटू 25 इंटू 10 बाई 7 - x का होल स्क्वायर। और जाहिर सी बात है कि दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है तो। ठीक है, फिर हम देखते हैं, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए k जा रहा है, और ये देखिए 10 कूलम और 10 कूलम भी जा रहा है। अब सोचिए मैंने अगर यहाँ पे 100 कूलम रखा होता तो भी ये कट गया रहता, मैंने 1 कूलम रखा रहता तो भी ये कट गया रहता, मैं यहाँ पे आधा कूलम रखता तो भी ये कट गया रहता। यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ 10 कूलम है कि 1000 कूलम है कि 1 लाख कूलम है। मैं यहाँ जितना भी बड़ा चार्ज रख दूँ, जितना भी छोटा चार्ज रख दूँ, अगर वो पॉइंट साइज्ड है तो यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगा। केवल बात हम लोग 10 कूलम की नहीं कर रहे हैं, हर कूलम की बात कर सकते हैं, हर चार्ज की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये कर दिया, तो बचा हमारे पास 4/x स्क्वायर,
इज इक्वल टू 25/7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसे ओपन करें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें और दुनिया भर के तरीके हो सकते हैं। मैं इसे सिंपली कर रहा हूँ, मैं अंडर रूट ले रहा हूँ दोनों साइड, तो हो गया 2/x इज इक्वल टू 5/7 माइनस एक्स। 2/x इज इक्वल टू 5/7 माइनस एक्स। मैंने यहाँ पे अंडर रूट करने की आज़ादी इसलिए ले ली है क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक ही पोजीशन है। क्वाड्रेटिक को हटाना मतलब कि आप एक सॉल्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि एक ही सॉल्यूशन है इसलिए मैं एक सॉल्यूशन को इग्नोर कर रहा हूँ। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ इधर जा करके। 2 × 7 माइनस एक्स, 14 माइनस 2x, सिंपल मैथमेटिक्स आप ट्राई करें। 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x, तो 14 इज इक्वल टू 7x, तो x इज इक्वल टू 14/7 यानी 2 मीटर। यानी हमें 4 कूलम से जो दूरी रखनी होगी, 4 कूलम से जो दूरी मेंटेन करनी होगी वो कितनी होगी? 2 मीटर। तो क्वेश्चन में रह सकता था कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 25 कूलम चार्ज सच दैट ए चार्ज ऑफ 10 कूलम remains in equilibrium when two charges of 4 coulomb and 25 coulomb are separated by a distance of 7 मीटर। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था शुद्ध अंग्रेजी में, तो उसका आंसर अब हो जाता, क्योंकि उसने 25 कूलम से पूछा तो आंसर हो जाता 5 मीटर, 4 कूलम से पूछा तो आंसर हो जाता 2 मीटर। इस तरह से वो कभी कभी चेंज करते रहते हैं, है कि नहीं? वो जाल बिछाते हैं और हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं, लेकिन वो फंसना नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2 मीटर हमारा आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाएं तो बड़ी आराम से हम लोग सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह के सिचुएशंस कुछ कुछ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक 16 कूलम ले लिया और यहाँ पर एक -9 कूलम ले लिया, और इन दोनों के बीच जो दूरी है, ठीक है, इसे मैंने कर दिया 35 मीटर। मैंने 16 कूलम का एक चार्ज लिया, मैंने -9 कूलम का चार्ज लिया और दूरी कर दिया 35 मीटर। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते हुए। पर हम यहाँ रीजन्स की बात करेंगे कि किस रीजन में हमें चार्ज को रखना चाहिए। तो फिर से हम आ गए अपना A, B और C रीजन में। A, B और C रीजन में हम यहाँ आ गए। तो हम देखते हैं, अगर सोचिए कि अगर मैं मान लीजिए कि वो चार्ज फिर से उस चार्ज के वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर से मैं 10 कूलम ले रहा हूँ, तो 10 कूलम के चार्ज को हमें रखना है, ठीक है? सबसे पहले, क्योंकि पिछली बार हमारा बी में आंसर आया था, तो हम उम्मीद में हैं कि बी ही हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार आया है, एक बार ये सक्सेसफुल हो चुका है, तो बी में रख के देखते हैं। तो बी में हमने रखा, मान लीजिए कहीं भी रखा, कोई जरूरी नहीं कि बीच में रखा, तो ये 16 इस 10 वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये -9 अट्रैक्ट करेगा। ये 16 10 को रिपेल करेगा, ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेस तो इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कभी बैलेंस होने वाला नहीं है। बी आंसर इस बार नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम जाते हैं मान लीजिए ए रीजन में, कि चलो बी में नहीं मिला, ए में देखते हैं। तो ए में देखें, तो ए में अगर करें तो ये उसको रिपेल करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, पर बड़ा वाला चार्ज के हम नज़दीक रख रहे हैं, तो बड़ा वाला चार्ज ज़्यादा रिपेल करेगा, और 9 कूलम वाला जो चार्ज है वो थोड़ा छोटा है, तो वो कम अट्रैक्ट करेगा, और इस चलते हमारे फोर्सेस ए में भी बैलेंस्ड नहीं हो पाएंगी, हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो हम आ जाते हैं अब हमारे सबसे उम्मीद वाले रीजन, क्योंकि 2 रीजन से हम उम्मीद खो चुके हैं। अब हम आएंगे सी रीजन में। सी रीजन में जैसे ही हम आए, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। तो ये 9 कूलम वाला इस 10 कूलम वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये 16 कूलम वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है बैलेंस हो जाए, क्योंकि बड़े वाले चार्ज से हमने दूर रखा है, छोटे वाले चार्ज के नज़दीक रखा है, और हमारा अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस हो सकता है। इसको सॉल्व करते वक्त, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक गलती आपसे हो सकती है। देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसके द्वारा लग रहे फोर्सेस को लिखते हैं, तो लिखेंगे K इंटू, 1 मिनट थोड़ी जगह बना ली जाए, K इंटू, यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा देखें तो इस 16 कूलम के चलते जो 10 कूलम पे चार्ज लगे, फोर्स लगेगा, वो होगा K इंटू 16 इंटू 10 बाय, ये दूरी यहाँ से मान लीजिए हम x मानते हैं, तो ये 35 है और ये x है, तो कितना हो गया? 35 प्लस x का होल स्क्वायर।
मेरे हिसाब से सिंपल मैथमेटिक्स है, अब बड़ी आराम से समझ पा रहे होंगे, ये सारी बातें मन में की जा सकती हैं। फिर k इंटू ये वाला फोर्स हम लिखते हैं, ठीक है, k इंटू 9 इंटू 10 बाई एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर। एक सवाल उठ सकता है कि मैंने 9 लिखा, मैंने -9 नहीं लिखा, पिछली बार तो हमने चार्ज का वैल्यू लिखा था, इस बार भी लिखना चाहिए, -9 लिखना चाहिए। तो -9 क्यों नहीं लिखा? -9 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम ये पहले ही देख चुके हैं, हम पहले ही इतना समझदार हो चुके हैं, हम पहले ही समझदारी से काम ले चुके हैं कि हम जानते हैं कि कौन रिपेल कर रहा है और कौन अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहां पे जो माइनस है उसका महत्व बस इतना है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में हमने माइनस ढूंढा था, पर हमें कोई माइनस नहीं मिला था क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स था केवल। पर यहाँ पे चार्जेस के चलते कुलम्बिक फोर्स माइनस प्लस दोनों हो सकता है, पर माइनस और प्लस का सिग्निफिकेंस क्या होगा, वही बस इतना होगा कि चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं। वो बात तो हमने पहले ही कर ली, इनफैक्ट उसी बात पे चल के हमने ये इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ माइनस लिखते भी हैं, अगर आप यहाँ माइनस लिखते भी हैं तो फिर आपको फोर्सेस को जोड़ना होगा। देखिए मैं आपको साइन के हिसाब से लिख के बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को लिख के बताता हूँ साइन के हिसाब से, कि आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। देखिए कैसे, यहाँ पे 10 कूलम वाला चार्ज रखा हमने, फोर्स लिखा, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन को, क्योंकि अब आप डायरेक्शन को मान रहे हैं, आप प्लस माइनस चलना चाह रहे हैं, यहाँ हमारे सॉल्यूशन में हमने जिस टाइप से इसको सॉल्व करा है, हम डायरेक्शन को मान नहीं रहे, हम डायरेक्शन को समझ रहे हैं, और हम इतना ज़्यादा समझ रहे हैं कि हमें किसी मान्यता की और किसी तरह का कन्वेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। पर अब अगर आप ऐसा पालना चाहते हैं, आप इस माइनस को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको डायरेक्शन मानना होगा। तो डायरेक्शन हमने क्या माना, हमने मान लिया कि ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर आया तो पॉजिटिव, उधर गए तो नेगेटिव। ठीक है, लिख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 कूलम के चलते जो फोर्सेस लगेंगी, k इंटू 4 इंटू 10, ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ लगने वाला फोर्स है, इस तरफ को हमने पॉजिटिव माना। फिर इसके चलते फोर्स लिखते हैं, ठीक है, इसके चलते फोर्स लिखते हैं, तो ये जो फोर्स होगा वो होगा 25 इंटू k इंटू 10 बाई दूरी का अगर बात करें तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा 7 माइनस। लेकिन देखिए इसके चलते जो फोर्स लगा वो उधर लगा ना, तो इस फोर्स को क्या लिखना होगा, माइनस। ये फोर्स माइनस हो गया, और हम जब इन दोनों फोर्सेस को जोड़ेंगे तो ये फोर्स नेट में क्या आना चाहिए, 0। ऐसे भी आप इसे समझ सकते थे, लेकिन ये एक स्टेप हमने बढ़ा लिया क्योंकि हमने समझदारी से काम करना नहीं चुना। हमने ये नहीं चुना कि हम फोर्सेस के डायरेक्शन को पहले ही समझ लेंगे। हमने यहाँ पे फोर्सेस के डायरेक्शन को पहले ही समझ लिया, तो हमने सीधा इस स्टेप से शुरुआत किया। देखिए ये इधर जा करके फिर यही स्टेप आ जाएगा। तो फोर्सेस उसी तरह अगर हम यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे इसके चलते इधर के डायरेक्शन को अगर हम प्लस माने तो उधर फोर्स लगेगा, और इसके चलते इधर लगेगा, तो माइनस लगा करके हम फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो फिर हमारा प्लस आ जाएगा और वो बात बैलेंस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आंसर आपके दोनों में सेम आएंगे। तो इसका आंसर मैं निकालने नहीं जा रहा, या चलिए निकाल ही देते हैं, है ना। 10 से 10 और ये k से k चला गया, हम इसको रूट कर लेंगे तो हो गया 4/35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/x। ये हो गया 4x, 35 इंटू 3 105 है ना, 105 प्लस 3x, और x इज इक्वल टू 105 मीटर। मैंने कुछ गलती नहीं करी होगी, तो ये आंसर सही है। तो फिर ये यहाँ से 135, तो फिर वहाँ से वो दूरी आप 35 जोड़ लें, 105 और 35 जोड़ लें, इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखें। आज का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा और आप उसे सॉल्व करें, ठीक है, और उसके आंसर्स आपको धीरे धीरे दे दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात अगले दिन।